हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। देखिए, हमने अपनी 3 क्लासों में इल्तुतमिश को पूरा कर लिया है और अब बारी है रजिया सुल्तान को पढ़ने की। ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद आपने जाना रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना था, जिसे दिल्ली की जनता ने हटा करके रजिया सुल्तान को शासक बनाया था 1236 से लेकर के 1240। इसका शासनकाल सिर्फ 4 साल का रहा था। ठीक है। ये अब से लगभग 800 साल पहले की बात है। जैसे कि आज भी आप समाज में देखते हैं कि महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, 10 तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। ऐसे ही ऐसे ही 800 साल पहले भी रजिया को अपने हक के लिए दिल्ली की जनता के सामने जाना पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे वारिस बनाया है, लेकिन मेरा हक मुझे नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मेरे साथ न्याय किया जाए। तब जाकर के दिल्ली की जनता ने रजिया को न्याय दिलवाया। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके रजिया सुल्तान शासक बन गई। अब बात यह है कि ये पितृसत्तात्मक समाज रहा है शुरू से, चाहे आज की बात हो या 8 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले की बात हो। यहाँ महिलाओं को कभी उनके अधिकार नहीं दिए गए, इतनी आसानी से तो कभी नहीं दिए गए। दूसरी बात एक ये कि रजिया एक स्त्री थी, और आज भी ये सोच है कि एक स्त्री हम पर शासन कैसे कर सकती है, एक स्त्री कैसे हमें कंट्रोल कर सकती है, कैसे हमें कोई ऑर्डर दे सकती है। तो वो जो एक मानसिकता है वो आज भी है, चाहे वो 800 साल पहले की बात हो या आज की बात हो, कोई अंतर नहीं आया इस मानसिकता में। तो ये समाज की ही बात है। ठीक है। फिर भी रजिया शासक बन गई, लेकिन उसके लिए ये ताज कांटो भरा ताज था। उसके लिए ये सफर आसान नहीं था। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आगे इसमें। रजिया के शासक बनने के बाद रजिया ने सबसे पहला काम यह किया कि जो दल चालीसा था, जो दल चालीसा के सदस्य थे, जो दल चालीसा था, रजिया ने सबसे पहले इन्हें अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। और इन्हें नियंत्रण में लाने के लिए उसने क्या किया कि इन तुर्क सरदारों के विरोध में गैर तुर्कों को गैर तुर्कों को भर्ती किया, या गैर तुर्कों को ऊंचे पद दिए। तो इस वजह से, और ये गैर तुर्क रजिया, सॉरी, इस वजह से और ये तुर्की लोग जो है, तुर्की अमीर रजिया के विरोधी हो गए। चलो शुरू करते हैं। तो इसने सबसे पहले अपनी उपाधि धारण की, उम्दत उल निस्वा। इसकी उपाधि क्या थी? उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा ये इसने अपने सिक्कों पर चलाई थी, अपने सिक्कों पर खुदवाई थी, अपने सिक्कों पर खुदवाई। रजिया दिल्ली सल्तनत की रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। आगे लिखिए। यह पहली शासक थी जिसे गद्दी पर बिठाने के लिए दिल्ली की जनता ने स्वयं निर्णय लिया था।
स्वयं निर्णय लिया। यह पहली शासक थी जिसे गद्दी पर बैठाने के लिए दिल्ली की जनता ने स्वयं निर्णय लिया कि हम अपना सुल्तान अब खुद चुनेंगे। ठीक है, यह पहली शासक थी ऐसी। जब यह शासक बन गई तो इसने पुरुषों की तरह ही इसने पुरुषों की तरह ही कुबा 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 का अर्थ है कुर्ता, सॉरी कबा का अर्थ है कुर्ता, और कुल्हा का अर्थ है एक प्रकार की पगड़ी या टोपी, पहनना शुरू कर दिया और दरबार में आने लगी। अब ये सारी बातें दल चालीसा के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि एक स्त्री हम पर शासन कर रही है, हमें ऑर्डर दे रही है, हमें आदेश दे रही है। लेकिन समस्या यह थी कि दिल्ली की जनता खुद रजिया के साथ थी, दिल्ली की जनता का भरोसा खुद रजिया के साथ था। अब आगे देखिए, अब इसमें होता क्या है कि रजिया इन तुर्क सरदारों की उपस्थिति को कम करने के लिए या इनके प्रभाव को कम करने के लिए अपने शासन काल में कुछ परिवर्तन करती है, जहां वह कुछ गैर तुर्कों को कुछ बड़े महत्वपूर्ण पद दे देती है। जैसे कि उसने ख्वाजा मुआजुद्दीन यहां पहले हेडिंग लिख लीजिए, रजिया के कार्य या प्रशासनिक बदलाव। ख्वाजा मुआजुद्दीन को उसने अपना वजीर बनाया, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, उसने अपना वजीर बनाया, वजीर का मतलब है हमारा प्रधानमंत्री, अपना पीएम बनाया, उसने वजीर बनाया, अपना पीएम बनाया। ठीक है, ख्वाजा मुआजुद्दीन को। अगला है सैफुद्दीन ऐबक। सैफुद्दीन ऐबक को सेना प्रमुख, अमीर लश्कर बनाया। इसके बाद जब सैफुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसके बाद कुतुबुद्दीन हसन गौरी, इसके बाद कुतुबुद्दीन हसन गौरी को अपना सेना प्रमुख बनाया या अमीर लश्कर। ठीक है, 2 नियुक्तियां हो गई हैं। अगली नियुक्ति रहेगी है, इसने एजुद्दीन कबीर खां, एजाज को लाहौर का सूबेदार बनाया।
इख्तियारुद्दीन एतगिन, इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन एतगिन, इख्तियारुद्दीन एतगिन को बदायूं का इख्तियार बनाया, बदायूं का इख्तियार बनाया। नेक्स्ट लिखिए, इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को पहले बरन का, फिर बठिंडा का, फिर बठिंडा का सूबेदार बनाया। सूबेदार या इख्तियार, बात एक ही है, सूबेदार बनाया। अच्छा, बठिंडा का एक नाम और मिलता है, तबर हिंद, तबर हिंद, तबर हिंद। ठीक है, इसने ये कुछ नियुक्तियां की, इसमें एक नियुक्ति और आएगी अभी याकूत वाली, ये नोट कर लीजिए। एक अबीसिनिया का दास था हफ्सी, एक अबीसिनियाई दास, एक अबीसिनियाई दास था जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत। इसे रजिया ने अमीर आखूर, अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर का मतलब है शाही घुड़सवार, शाही, शाही अस्तबल, शाही अस्तबल का प्रमुख। लेकिन जहां सुल्तान के घोड़े रहते थे उनका प्रमुख किसे बनाया? एक अभिसनी दास जमालुद्दीन याकूत को, जमालुद्दीन याकूत को बनाया शाही अस्तबल का प्रमुख। अब ये बात भी दल चालीसा के लोगों को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि शुरू से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ही अमीर आखूर की पोस्ट किसी तुर्क को ही दी जाती थी, किसी तुर्क अधिकारी को ही दी जाती थी। लेकिन रजिया ने एक गैर तुर्की व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण पद दे दिया। ठीक है, क्लियर? और इसी वजह से रजिया के बारे में और याकूत को लेकर के दोनों के बीच में एक कुछ अफवाहें भी फैलाई गई। आगे देखेंगे अभी उन बातों को। अब देखिए विद्रोह, इसके समय के विद्रोह क्या क्या हुए। विद्रोह 1240 में सबसे पहला विद्रोह, लिखिए सबसे पहला विद्रोह लाहौर के सूबेदार कबीर खां एजाज ने किया।
जिसे रजिया ने दबा दिया। फिर 10 दिन बाद 10 दिन बाद 10 दिन बाद बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए रजिया बठिंडा की ओर निकल गई, जहां एक युद्ध में अल्तुनिया ने रजिया को हराकर कैद कर लिया। इसी बीच अमीरों ने, अमीर का अर्थ है तुर्क सरदारों ने, इसी बीच अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी और इसके सौतेले भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, अब रजिया के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो उम्र भर कैद में रहे या अल्तुनिया से शादी कर ले। अल्तुनिया ने रजिया को एक विवाह का प्रस्ताव दिया कि या तो वो उम्र भर कैद में रहे या मुझसे शादी कर ले। रजिया ने शादी वाली बात मान ली, क्योंकि वो अपनी गद्दी को फिर से पाना चाहती थी और इस काम में अल्तुनिया उसकी सहायता भी कर सकता था और उसने सहायता करने की कोशिश भी की। तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों दिल्ली की तरफ निकल गए, दिल्ली की राजगद्दी को पाने के लिए। लेकिन बहराम शाह की सेना ने रजिया और अल्तुनिया की सेना को हरा दिया। 1240 में ही बहराम शाह की सेना ने रजिया और अल्तुनिया को हरा दिया। लौटते समय हरियाणा के कैथल के पास में डाकुओं ने हत्या कर दी। हरियाणा के कैथल के पास में शिविर पर आक्रमण करके डाकुओं ने हत्या कर दी। अब वो डाकू थे या तुर्क सरदार थे, इस बात में अभी कोई स्पष्ट चीज़ें नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात एक ये कि रजिया की कब्र कहाँ है, ये प्रश्न हमेशा आता है कि, लेकिन ये प्रश्न विवादित है। रजिया की कब्र कहाँ है? जब रजिया की हत्या हरियाणा के कैथल में हुई है, हरियाणा के कैथल में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन अब इसकी कब्र के बारे में कुछ विवाद है। इसकी कब्र कहाँ है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी कब्र कैथल में है, कुछ कहते हैं राजस्थान के टोंक में है। ठीक है, जहाँ याकूत रजिया को बहराम शाह से बचा करके ले जाता है, लेकिन वहाँ रास्ते में उसे घेर लिया जाता है और दोनों की हत्या वहीं कर दी जाती है। और कुछ कहते हैं कि पुरानी दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली के किसी मोहल्ले में है। लेकिन कैथल वाली बात को ज़्यादा स्पष्टीकरण दिया जाता है। अगर प्रश्न आए तो आप कैथल ही लगाइएगा उत्तर में। ठीक है, कैथल में है, हरियाणा के कैथल में है। लेकिन स्पष्ट बात क्या है, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। तो 1240 में 25 दिसंबर 1240 को रजिया की मृत्यु हो जाती है। रजिया की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिया का मूल्यांकन, खास करके उसके जो कैरेक्टर के बारे में बातें कही जाती हैं उन पर ही, और जो उसके गुण हैं, दोष हैं, उनको लेकर के 2-3 बातें हैं, वो लिख लीजिए। रजिया का मूल्यांकन।
रजिया का मूल्यांकन। लिखिए इसके बारे में दो तीन बातें। इसका शासनकाल, इसका शासनकाल 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन का था। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का था। मिन्हाज ने इसके बारे में लिखा है, मिन्हाज और सिराज, ठीक है, मिन्हाज ने इसके बारे में लिखा है। अब क्या लिखा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। मिन्हाज का कहना है रजिया सुल्तान महान शासिका थी। रजिया सुल्तान महान शासिका थी। उसमें एक शासक के सभी गुण, जैसे न्यायप्रियता, जैसे न्यायप्रियता, विद्वता, विद्वता, योग्यता, साहस आदि सभी थे, आदि सभी थे, सिवाय 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 स्त्रीत्व के, सिवाय स्त्रीत्व के, सिवाय स्त्रीत्व के, यानी कि उसका स्त्री होने के अलावा बाकी के सारे गुण उसमें एक महान शासक के थे। और मर्दों की दृष्टि में, और मर्दों की दृष्टि में इसी वजह से, इसी वजह से, इसी वजह से ये सारे गुण बेकार थे। ये कथन है मिन्हाज का, मिन्हाज और सिराज का। उसकी किताब का नाम है तबकात नासिरी, मैंने पहले भी लिखाई थी। आगे लिखिए। एल्फिस्टन कहता है, एल्फिस्टन, एल्फिस्टन अगर रजिया, अगर रजिया एक स्त्री ना होती, अगर रजिया एक स्त्री ना होती तो वह भारत के, तो वह भारत के महान शासकों में से एक होती, तो वह भारत के महान शासकों में से एक होती। आगे देखिए नेक्स्ट। रजिया और याकूत के संबंधों को लेकर के दो तीन बातें हैं। रजिया और याकूत, रजिया और याकूत का संबंध क्या था, कैसा था? तो उस समय के इतिहासकार इशामी ने लिखा है, इशामी, इशामी ने दोनों के बीच, इशामी ने दोनों के बीच प्रेम संबंध, प्रेम संबंध होने की बात, प्रेम संबंध होने की बात की है। वहीं फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता का कहना है, फरिश्ता का कहना है कि जब रजिया, कि जब रजिया घोड़े पर चढ़ती थी, जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो याकूत, तो याकूत उसे अपने हाथों पर, उसके पैरों को रख करके उसे उठा करके बिठाता था। दोनों के बीच एक घनिष्ठता थी, दोनों के बीच एक घनिष्ठता थी। अब देखिए, फरिश्ता की बात में कोई किसी संबंध की बात नहीं की गई है, बस एक व्यवहार दिखाया गया है
अब याकूत अमीर आखुर है, और जब शाही घोड़े पर कोई शासक बैठेगा तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो जो भी उसका शासक है उसे उठा करके उसके पैरों को अपने हाथों पे रख करके उसे घोड़े पर बैठने में मदद करे। ये तो याकूत की ड्यूटी थी, पहली बात। और अगर घनिष्ठता का अर्थ है कि अगर रजिया के हृदय में उसके प्रति एक सहनशील का भाव था या दया का भाव था, तो वो इसलिए था क्योंकि वो एक स्त्री थी, वो एक नारी थी। और नारी और अधिकतम नारियां, अधिकतम स्त्रियों में, अधिकतम का मतलब है बहुत सारी, मतलब लगभग 98% के आसपास मैं कह रहा हूँ, उनमें ये दया का भाव होता ही है। अगर उन्हें कोई बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार कर रहा है तो वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं। अगर इस बात को मध्यकाल में या दिल्ली सल्तनत के टाइम में और खास करके जो उसके विरोधी थे उन्होंने इसे एक अफवाह की तरह फैलाया फिर, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता, खासकर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच ऐसा कुछ चीजें थी, ठीक है। अब इस बात का खंडन मिन्नाज करता है। मिन्नाज का कहना है, मिन्नाज असराज, मिन्नाज का कहना है रजिया और याकूत का संबंध निष्कलंक था। मिन्नाज का कहना है कि रजिया और याकूत का संबंध निष्कलंक था, निष्कलंक था, ठीक है। अब रजिया के पतन के कारण देख लीजिए, दो बस उसमें दो बातें हैं। रजिया का पतन, पहली बात है इसमें तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा। कहने का अर्थ है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला खास करके हम पर शासन करे, ठीक है। नंबर दूसरी बात, रजिया का स्त्री होना, रजिया का स्त्री होना, ये दो बातें थी जो रजिया के पतन में कारण बनी। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे बैराम शाह के बारे में, उसके बाद उसके बाद नासुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे, फिर बलबन का काल आ जाएगा। अच्छे से रहिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए।